हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा था कि फेरिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स हमने देखा था बेटा कि फेरिंग्स से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमने फेरिंग्स की स्ट्रक्चर देख ली थी। हमने देखा था कि फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है बेटा जिसको बोलते हैं हम नेजोफेरिंग्स, जो कि नेजल कैविटी के थ्रू फॉर्म होता है। इसके बाद में हमने देखा एक फेरिंग्स का जो पार्ट है वो ओरल कैविटी के थ्रू फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं हम ओरोफेरिंग्स। और जहाँ पे नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स दोनों जाके मिलते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा हम लैरिंगोफेरिंग्स। तो लैरिंगोफेरिंग्स के पास ही बेटा लैरिंग्स प्रेजेंट होता है जो कि वोकल बॉक्स होता है। इसको डिस्कस करेंगे हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। अभी हमारा चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसीलिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। हमने देखा था कि फेरिंग्स आगे जाके 2 ट्यूब फॉर्म करता है, एक गलेट दूसरी ग्लॉटिस। गलेट एक आगे जाके फूड पाइप फॉर्म करती है और ग्लॉटिस आगे जाके विंड पाइप फॉर्म करती है, ट्रैकिया। ठीक है, विंड पाइप को बोलते हैं हम ट्रैकिया और जो फूड पाइप होती है उसे बोलते हैं बेटा हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। तो हम आगे ईसोफेगस को ही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा सबसे पहले फूड का इंजेक्शन बक्कल कैविटी में होता है। बक्कल कैविटी के बाद जितना भी फूड है वो फेरिंग्स से पास होता है, फेरिंग्स से एयर भी पास होती है। तो इसलिए हमने देखा था कि फेरिंग्स एक कॉमन पाथ है फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम, फर्स्ट हम डिस्कस किया बक्कल कैविटी, सेकंड हमने डिस्कस किया फेरिंग्स, और थर्ड नंबर का पॉइंट बेटा, थर्ड हेडिंग है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस क्या होता है बेटा, ईसोफेगस डिस्कस करते हैं हम। ईसोफेगस is narrow muscular tube. It is about 25 centimeter in length। ठीक है बेटा, ये एक नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है और इसकी लेंथ कितनी होती है, तो अबाउट 25 सेंटीमीटर। It provides a passageway for food from pharynx to स्टमक। ठीक है, हमने देखा सबसे पहले फेरिंग्स वाला पार्ट बेटा, फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद में देख रहे हैं हम कि फेरिंग्स इस ईसोफेगस से जुड़ा होता है और ये ईसोफेगस किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है, बिटवीन दी स्टमक एंड फेरिंग्स। तो ईसोफेगस कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन दी स्टमक एंड फेरिंग्स। ईसोफेगस एक नैरो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा, और इसकी जो लेंथ है वो अराउंड 25 सेंटीमीटर होती है। साथ ही साथ हमें पता है कि इस ईसोफेगस को बोलते हैं हम फूड पाइप। तो इट प्रोवाइड्स अ पैसेज वे फॉर फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। तो फेरिंग्स से स्टमक के बीच में ये ईसोफेगस वाला पार्ट प्रेजेंट है जो कि फूड को आगे पास करने में हेल्प करता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, हमने देखा कि ईसोफेगस एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है और इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, अबाउट 25 सेंटीमीटर। इट प्रोवाइड्स अ पैसेज वे फॉर फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू दी स्टमक। तो हमें पता है कि ये जो ईसोफेगस है वो फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है,
ठीक है, एक साइड में फेरिंक्स से जुड़ा हुआ है अपर साइड में, और लोअर साइड में ये किससे जुड़ा हुआ है, स्टमक से। तो फेरिंक्स और स्टमक दोनों को जोड़ने का काम करता है ईसोफेगस। तो फूड फेरिंग्स के बाद में किस में पास होगा, इस ईसोफेगस में, ठीक है। और अगर एयर होती तो फेरिंग्स के बाद में एयर कहां पास होती बेटा, विंड पाइप में, जिसका नाम है ट्रैकिया। तो अभी हम फूड वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम ट्रैकिया वाले पार्ट को नहीं देख रहे हैं। हम ट्रैकिया वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे किस चैप्टर में, तो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ईसोफेगस क्या होता है हमें समझ में आ गया, कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बिटवीन दी स्टमक एंड किसमें, फेरिंग्स, ठीक है, बिटवीन दी स्टमक एंड फेरिंग्स। इसके बाद में हम कुछ और पॉइंट लिखते हैं, कुछ और पॉइंट लिखते हैं इसके। It lies between the pharynx and stomach, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, तो स्टमक और ये फेरिंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ईसोफेगस does not contain any digestive gland, ठीक है। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, ठीक है। ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं प्रेजेंट होती है। हमने देखा था डाइजेस्टिव ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, तो जैसे हमने कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का नाम लिखा था बेटा, तो उसमें ये ईसोफेगस हमने कहीं नहीं लिखा था, क्योंकि ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। इट कंटेन म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड, ठीक है। ये जो ईसोफेगस है इसमें म्यूकस को सीक्रेट करने वाली ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और इस म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होती है बेटा, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो गॉबलेट सेल्स होती है वो म्यूकस रिलीज करने का काम करती है, और यही म्यूकस हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है, ठीक है। तो ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर फूड को लुब्रिकेट करने के लिए, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है, या फिर ये म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, कुछ आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं आगे। वॉल ऑफ esophagus has longitudinal muscular folds which helps in peristalsis movement। ठीक है, जो ईसोफेगस की वॉल है बेटा उसमें कुछ मस्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन मस्कुलर फोल्ड्स के थ्रू कौन सा मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट को बोलते हैं बेटा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है, आगे लिखते हैं बेटा, पेरिस्टाल्सिस is wave like contraction and relaxation
मूवमेंट, ठीक है, ये क्या होते हैं पेरिस्टालसिस, ये वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट होते हैं और इसी मूवमेंट के थ्रू फूड आगे पुश होता है, ठीक है। हमारे ईसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, ठीक है। और ये गॉबलेट सेल्स क्या होती है, म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स फॉर्म करती है, क्योंकि सेल से ही मिलकर ग्लैंड बनती है। तो जो म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स है, उन ग्लैंड्स के अंदर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। अब ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस रिलीज करने का काम करती है, म्यूकस सीक्रेट करने का काम करती है, और यही म्यूकस फूड को क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ एक और मूवमेंट देखने को मिलते हैं हमें ईसोफेगस में, क्योंकि बेटा ये जो ईसोफेगस है इसकी वॉल के अंदर कुछ मस्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और यही मस्कुलर फोल्ड्स पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। पेरिस्टालसिस इज अ वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट टू पुशिंग द फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो जितना भी फूड है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे पास करने में हेल्प करती है ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद में लिखते हैं कुछ और पॉइंट। कार्डियक ऑरिफिस, ये पॉइंट बेटा आपको समझ में आएगा जब हम स्टमक वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टमक का जब हम डायग्राम देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कार्डियक पार्ट कौन सा होता है, ठीक है, वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। तो कार्डियक ऑरिफिस is controlled by, cardiac orifice is controlled by esophageal और कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। तो हमारे जहां पर बेटा ये ईसोफेगस और जहां पे स्टमक दोनों जुड़े होते हैं, ठीक है, जहां पर स्टमक और ये ईसोफेगस दोनों जुड़े होते हैं, वहां पर जो फर्स्ट पार्ट होता है बेटा स्टमक का, उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये पॉइंट जो है इससे क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आपसे एनएसओ वगैरह में पूछ सकता है इससे क्वेश्चन, कि यहां से तो बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेरिस्टालसिस, ठीक है बेटा। इसके बाद में जो कार्डियक ऑरिफिस है वो कौन सा पार्ट है, तो स्टमक का सबसे आगे वाला पार्ट होता है कार्डियक पार्ट। इस कार्डियक पार्ट से ये ईसोफेगस का पार्ट जुड़ा होता है। ईसोफेगस का एंड वाला जो पार्ट होता है, एंडिंग वाला पार्ट, ये स्टमक के जिस पार्ट से जुड़ा होता है बेटा, उस स्टमक के पार्ट को बोलते हैं हम कार्डियक, ठीक है। स्टमक के उस पहले पार्ट को बोलते हैं हम कार्डियक। तो ईसोफेगस और जो स्टमक है उन दोनों के बीच में एक मसल प्रेजेंट होती है, सर्कुलर रिंग लाइक मसल प्रेजेंट होती है बेटा, और उस मसल को बोलते हैं स्फिंक्टर मसल्स। ये स्फिंक्टर मसल्स कंट्रोल करने का काम करती है, चेक करती है बैकफ्लो को, ताकि जो स्टमक है, स्टमक से फूड दोबारा ईसोफेगस में पास नहीं हो सके, ठीक है। हमारा फूड जो है वो एक ही डायरेक्शन में पास हो, ईसोफेगस से स्टमक के अंदर दोबारा से स्टमक से ईसोफेगस की तरफ ना बैकफ्लो हो फूड का, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम ये करती है ईसोफेगियल स्फिंक्टर, या फिर बोलते हैं इसको कार्डियक स्फिंक्टर। दोनों में से कोई भी नाम आपको दिख सकते हैं। ईसोफेगियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं बेटा क्योंकि ईसोफेगस जुड़ा होता है, और स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट, तो इसीलिए इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। तो दोनों नाम जरूरी आपको पता होना, ईसोफेगियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। तो कार्डियक जो है स्टमक का फर्स्ट पार्ट है, इससे ईसोफेगस का एंडिंग वाला पार्ट जुड़ा होता है, और दोनों के बीच में एक सर्कुलर रिंग लाइक मसल होती है बेटा, जिसको बोलते हैं हम स्फिंक्टर मसल, और यही मसल बैकफ्लो को चेक करने का काम करती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे पार्ट डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट, ठीक है बेटा। इसको रफ कर दूं मैं, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद लिख रहे हैं हम
स्फिंक्टर मसल्स के लिए एक पॉइंट, स्फिंक्टर मसल्स आर सर्कुलर ring shaped muscles. It checks the backflow of food from stomach to the इसोफेगस। ठीक है बेटा, जो स्फिंक्टर मसल है, स्फिंक्टर मसल्स आर सर्कुलर रिंग शेप्ड मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इसोफेगस। इट चेक्स द बैकफ्लो ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक टू द इसोफेगस। ठीक है, जो स्टमक है उससे दोबारा फूड इस इसोफेगस में ना जाए तो उसको रोकने का काम करती है कौन सी? स्फिंक्टर मसल। और ये स्फिंक्टर मसल इसोफेगस और स्टमक के कार्डियक वाले पार्ट के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं इसोफेगियल और कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, इसोफेगियल और कार्डियक स्फिंक्टर। एक और पॉइंट लिखते हैं बेटा, फूड passes through esophagus by peristalsis movement। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, लिख भी लिया हमने पॉइंट कि जो फूड है उसको आगे पास करने का काम कौन करता है? तो हमारे इसोफेगस में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती है, लेकिन फूड का लुब्रिकेशन करने के लिए यहाँ पर म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। और इन ग्लैंड्स क्या होती है बेटा? ग्लैंड्स सेल्स का एक ग्रुप होती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होती हैं? सेल्स का एक ग्रुप होती हैं जो कि डिफरेंट कुछ केमिकल्स को रिलीज करने का काम करती है। तो ऐसे ही ये गॉबलेट सेल्स से मिलके एक ग्लैंड बनी है जिसको बोलते हैं बेटा म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड। ठीक है, अब ये म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड, म्यूकस सीक्रेट मतलब होता है बेटा रिलीज करना, म्यूकस रिलीज करने का काम करती है। और यही म्यूकस हमारे फूड को क्या करता है? लुब्रिकेशन करता है ताकि फूड इजीली आगे पास हो सके। साथ में फिर ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी हेल्प करते हैं फूड को आगे पुश करने के लिए, क्योंकि बेटा ये जो पेरिस्टालसिस है, इस पेरिस्टालसिस करने के लिए कुछ मस्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी इसोफेगस की वॉल के अंदर। इसके बाद में फूड दोबारा से स्टमक से दोबारा इस इसोफेगस में ना जाए, उसको रोकने का काम करती है कौन सी? तो स्फिंक्टर मसल करती है बेटा। और ये स्फिंक्टर मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? तो इसोफेगस और स्टमक के फर्स्ट पार्ट कार्डियक के बीच में, इसीलिए इसको बोलते हैं इसोफेगियल और क्या बोलते हैं बेटा? कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, अब क्यों रोकती है ना? रोकने की जरूरत क्या है बेटा? तो आपको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एसिड नेचर का बेटा। अब ये एसिड अगर इस फूड जब इस एसिड के साथ मिक्स होगा और दोबारा से इस इसोफेगस के अंदर आएगा, बैकफ्लो होगा अगर फूड का, तो हमारे जो इसोफेगस है उस वाले पार्ट में बर्निंग हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन फील हो सकते हैं, हमें जलन हो सकती है। तो इससे बचाने का काम, इसको रोकने का काम करती है स्फिंक्टर मसल। और कौन सी स्फिंक्टर मसल? तो इसोफेगस और स्टमक के बीच में प्रेजेंट होती है इसोफेगियल और कार्डियक स्फिंक्टर। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके आगे का पार्ट। ये हमने इसोफेगस के जितने भी पॉइंट्स थे उनको कवर कर लिया है। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम देखेंगे कि नेक्स्ट
फर्स्ट हम डिस्कस किया बकल कैविटी, सेकंड डिस्कस किया हमने फेरिंग्स, थर्ड डिस्कस किया हमने इसोफेगस और फोर्थ हेडिंग है बेटा स्टमक। फोर्थ हेडिंग है हमारा स्टमक। तो लिखते हैं, ठीक है, स्टमक के बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, सबसे ज्यादा जो वाइडेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या है, स्टमक। इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर in length and 15 centimeter in width। तो इसकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है, जो इसका डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर का है। इट्स आउटलाइन इज जे शेप्ड। इसकी आउटलाइन कैसी होती है, इसकी आउटलाइन होती है जे शेप की, ठीक है। इट इज डिस्टेंसिबल ऑर्गन, ठीक है, ये कैसा है, डिस्टेंसिबल ऑर्गन है। क्यों है डिस्टेंसिबल ऑर्गन, क्योंकि बेटा हमारा स्टमक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, हमारा स्टमक रिलैक्स हो सकता है, तो डिस्टेंसिबल है इसलिए, ठीक है। डिस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है, अपना डायमीटर को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं बेटा, इट हैज अ greater curvature it has a greater curvature on the lower side and ठीक है, it has a greater curvature on the lower side and lesser curvature on the अपर साइड। एक मिनट बेटा चेक कर लो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, वेट दिख रहा है वैसे, और थोड़ा मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर दो कर्वेचर हमें देखने को मिलते हैं, ग्रेटर कर्वेचर जो कि लोअर साइड में होता है और एक होता है बेटा, ठीक है, ग्रेटर कर्वेचर जो कि लोअर साइड में होता है, एक होता है लेसर कर्वेचर जो कि अपर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो इसोफेगस है वो किससे जुड़ा हुआ है, इस स्टमक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फूड सबसे पहले बकल कैविटी में आया, उसके बाद फेरिंग्स में गया, उसके बाद में आया इसोफेगस में फूड पाइप के अंदर, उसके बाद आया इस स्टमक में, ठीक है। तो अभी हम स्टमक की स्ट्रक्चर को देखेंगे बेटा, बस हम वो स्टमक के फंक्शन को देखेंगे, जिसका जितना भी हमारा जितना भी ग्लैंड्स वाला पार्ट है हम डिस्कस करेंगे उसको बाद में, ठीक है। अभी हम बस ऑर्गन्स देख रहे हैं, जितना भी फंक्शनिंग है, जितना भी जो ग्लैंड वाला पार्ट है हम देखेंगे उनको एक साथ, ठीक है। तो इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये सबसे वाइड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है और जो इसकी विड्थ है या फिर डायमीटर वो 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसकी आउटलाइन कैसी होती है, कई बार पूछ लेता है आपसे कि किस शेप का है ये, तो जे शेप का होता है। कैसा होता है, जे शेप का। इट इज डिस्टेंसिबल ऑर्गन, डिस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है बेटा कि ये रिलैक्स और एक्सपेंड है ना, रिलैक्स हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स या फिर रिलैक्स हो सकता है बेटा, ठीक है, मतलब अपना डायमीटर बढ़ा सकता है और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, फूड को मैकेनिकल ब्रेकडाउन करने के लिए, क्रशिंग करने के लिए फूड की,
ठीक है। इट हैज अ ग्रेटर कर्वेचर ऑन द लोअर साइड एंड लेसर कर्वेचर ऑन द अपर साइड। तो उसमें दो तरह के कर्वेचर देखने को मिलेंगे। जिस टाइम हम डायग्राम डिस्कस करेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे कि इसमें दो कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बेटा ग्रेटर कर्वेचर जो कि अपर साइड, जो कि लोअर साइड में होता है, और जो एक लेसर कर्वेचर है जो कि अपर साइड में प्रेजेंट होता है। इसको पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ठीक है, कुछ और पॉइंट देखते हैं हम। तो स्टमक हैज न्यूमेरस muscular folds is called गैस्ट्रिक रुगी। ठीक है, जो स्टमक है, स्टमक में काफी सारे मस्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इस मस्कुलर फोल्ड्स को बोलते हैं रुगी। ठीक है, these muscular folds helps in the churning, muscular folds help in the churning of food। ठीक है, तो जो स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या होते हैं, कुछ मस्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और इन मस्कुलर फोल्ड्स को बोलते हैं हम गैस्ट्रिक रुगी। और यही मस्कुलर फोल्ड्स फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं। दीज मस्कुलर फोल्ड्स हेल्प्स टू क्रश द फूड। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम एक डायग्राम। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो डायग्राम डालते हैं एक स्टमक का, उसके बाद में हम बाकी के पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये है बेटा ईसोफेगस, और ईसोफेगस से ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जे शेप का है। ये है इसमें सबसे ऊपर ईसोफेगस, ये है इसमें सबसे ऊपर ईसोफेगस, और ये जो ये वाला पार्ट है बेटा कार्डियक। ठीक है, ये वाला पार्ट है कार्डियक, और ये ऊपर वाला पार्ट है फंडस, ये वाला पार्ट है फंडस, ये वाला पार्ट है कार्डियक। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा हम, ये जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम बॉडी। क्लियर? इसके बाद में ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, और यही पाइलोरिक पार्ट से जुड़ा होता है, इस पाइलोरिक ओरिफिस से यहाँ पर जुड़ा होता है क्या, कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम। देखा कि इसके पार्ट्स कौन कौन से, पार्ट्स ऑफ स्टमक
कौन कौन से पार्ट हैं स्टमक के? तो फर्स्ट पार्ट है कार्डियक, ठीक है, सेकंड पार्ट है फंडस, थर्ड पार्ट है बॉडी और फोर्थ पार्ट है ये पाइलोरस या फिर पाइलोरिक, ठीक है। तो ये इसमें अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ यहाँ पे मस्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, कुछ मस्कुलर फोल्ड्स देखने को मिलते हैं बेटा हमें, और इन मस्कुलर फोल्ड्स को बोलते हैं हम गैस्ट्रिक रुगी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक रुगी, जो कि मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, फूड की चर्निंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बना लेना है। इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।